बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन को पढ़ेंगे। बेसिकली ये भी एक जीआई ट्रैक्ट का इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे इंटेस्टाइन के अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से चीज़ें ईज़िली पास आउट नहीं हो पा रही होती, लाइक फूड या फिर जिसे हम टाइम कहते हैं, वो हमारे इंटेस्टाइन से नहीं पास आउट होता। तो पास आउट ना होने की वजह से वो एक ही जगह पे मतलब स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सीवियर पेन होने लगता है। और इसके अलावा अगर हम इसकी कंडीशंस की बात करें तो ये बहुत सारी कंडीशन की वजह से होता है। लाइक आपको कोई इंजरी हो गई हो, ठीक है, उसकी वजह से भी हो सकता है। और उसके अलावा आपकी कोई सर्जरी हुई हो और वो सही तरीके से ना हो तो उसकी वजह से भी हो सकता है। और उसके अलावा ये हर्निएशन की वजह से भी होता है और एडिशंस की वजह स्कार टिश्यू बन जाते हैं तो उसकी वजह से भी होता है। और भी बहुत सारे केसेज़ हैं जो हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। और इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें इसके रिलेटेड पढ़ेंगे, लाइक इसके सिम्पटम्स पढ़ेंगे, काज़ेज़ पढ़ेंगे। और उसके अलावा फाइनली हम ट्रीटमेंट और सपोर्टिव केयर और मैनेजमेंट को, इन सारी चीज़ों को हम इसी वीडियो लेक्चर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन किसे कहते हैं। अच्छा, मे बी पार्शियल और कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन, या तो ये पार्शियल होती है, थोड़ी बहुत होती है, या फिर ये कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन होती है। पार्शियल में ये चीज़ होती है कि थोड़ी बहुत चीज़ें वहाँ से गुज़र सकती हैं, लेकिन कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन में मतलब कुछ भी नहीं गुज़रता, सारी चीज़ें आपके इंटेस्टाइन के अंदर स्टोर होती जाती हैं। फेलियर टू इंटेस्टाइनल कंटेंट टू मूव थ्रू द बाउल ल्यूमेन, मतलब आपके इंटेस्टाइन के अंदर जो मटीरियल है, वो मतलब पास आउट नहीं होता बावल ल्यूमन में। ल्यूमन हम किसी भी कोई भी ऑर्गन हो, उसके ऑर्गन के अंदर वाला जो हिस्सा होता है उसे हम ल्यूमन कहते हैं। तो उस ल्यूमन में मतलब ये मूव नहीं कर पा रहा होता। मोस्ट कॉमन साइट इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन, ज़्यादातर ये ऑब्स्ट्रक्शन आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में होती है लेकिन वो कम होती है, लेकिन ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। With obstruction, gas and fluid accumulate proximal to end within obstructed segment causing bowel distension। अच्छा, अगर आपको इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, जिसकी वजह से गैस या फिर फ्लूइड जो है ना वो किसी एक जगह पे एक्यूमुलेट हो जाता है, जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको बावल डिस्टेंशन, आपका जो बावल है उसमें डिस्टेंशन यानी उसकी साइज इंक्रीज हो सकती है, बड़ी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर वो चीज़ें उसमें पड़ी रहेंगी तो वो अपनी साइज भी इंक्रीज करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपको सीवियर पेन भी हो सकता है। अच्छा, तो हमें बाउल डिस्टेंशन होता है एक, तो उसके अलावा वोमिटिंग होती है, और उसके अलावा थर्ड स्पेसिंग लीड टू हाइपोवोलेमिया, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड या फिर फ्लूइड की क्वांटिटी बिल्कुल लो हो सकती है। उसके अलावा हाइपोकैलेमिया, मतलब आपके बॉडी के अंदर पोटेशियम की लेवल भी लो हो सकती है। रीनल इनसफिशिएंसी शॉक, मतलब आपका जो यूरिन फ्लो है वो भी लो हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली हो सकती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ है जो हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा कि कोई चीज़ ऐसी है जो कि बिल्कुल डायमीटर में बिल्कुल छोटी हो गई है, और उसके अपोज़िट साइड पे एक आपको समटाइम येलो कलर के टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं। तो जो ये जो बीच में चीज़ है, बेसिकली यही ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ से चीज़ें पास आउट नहीं हो पा रही होती, तो जिसकी वज़ह से हमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है। अच्छा, फिर अगर हम पैथोफिज़ियोलॉजी की बात करें तो मैकेनिकल में कह रहा है कि प्रॉब्लम्स आउटसाइड इंटेस्टाइन, मतलब वो चीज़ें जो इंटेस्टाइन के आउटसाइड से हो रही होती हैं, लाइक एडिशन हो गया। एडिशन क्या है, हमारे नॉर्मल टिश्यू जो है ना वो जब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं किसी डिज़ीज़ की वज़ह से, किसी इंजरी की वज़ह से या फिर सर्जरी की वज़ह से, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं फाइब्रस टिश्यू में, जिसे हम स्कार टिश्यू एडिशन कहते हैं या फिर स्कार टिश्यू कहते हैं, ठीक है? या फिर ये हर्नियाज़ की वजह से हो सकता है, लाइक हमने हर्निया में क्या पढ़ा था कि एक ऑर्गन अपने ओरिजिनल जगह को छोड़ के किसी दूसरे ऑर्गन की जगह में चला जाता है। तो ये चीज़ इसमें हो सकती है, और उसके अलावा प्रॉब्लम्स विथ इंटेस्टाइन, उस आपके इंटेस्टाइन में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, उसकी वजह से होता है, लाइक ट्यूमर होगा इंटेस्टाइन में, तो उसकी वजह से भी ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। उसके अलावा इंटेस्टाइनल बाउल सिंड्रोम डिज़ीज़ या फिर सिंड्रोम, इनकी वजह से भी हो सकता है, जो हमने पहले वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस किया है। अच्छा, उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ इंटेस्टाइन ल्यूमेन पार्शियल और कंप्लीट, ये तो हमने पहले भी पढ़ा, या तो ये पार्शियल होती है या फिर ये कंप्लीट होती है। तो उसमें हमारा आ रहा है कि वोल्वुलस आ जाता है, आ रहा है, ये तीनों टाइप हम फिगर को देख के पढ़ते हैं।
अच्छा, ये 4 टाइप्स हैं इसके और टाइप्स ऑफ बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। सबसे पहले हमने एडिशन पढ़ा, जो कि हमने कहा कि स्कार टिश्यू बन जाते हैं। तो ये जो बीच में आपको नज़र आ रहा है ना, बेसिकली यही स्कार टिश्यू है। जिसे हम स्कार टिश्यू कहते हैं, जो कि नॉर्मल किसी इंजरी या फिर डिज़ीज़ की वज़ह से नॉर्मल टिश्यू फाइबरस टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं। उसके अलावा हर्निएशन की वज़ह से भी हमारा इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन होता है, लाइक हमारा इंटेस्टाइन बाहर आ जाता है अपनी ओरिजिनल शेप को छोड़ के। और इसके अलावा वल्वुलस यानी कि ट्विस्टेड हो जाता है हमारा इंटेस्टाइन, ठीक है? क्लॉकवाइज़ ट्विस्ट हो जाता है उसी अपने ऑर्गन के अंदर इंटेस्टाइन आपस में मिलके इस तरह हो जाता है, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है, तो उसे हम वॉल्वुलस कहते हैं। इसकी वजह से भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है और इसके अलावा इंटरसेप्शन की वजह से भी होता है, लाइक हमारा इंटेस्टाइन में मसल्स के वीकनेस आ जाती है मसल में, तो जिसकी वजह से एक पार्ट जो है ना इंटेस्टाइन का, वो किसी दूसरे पार्ट के अंदर चला जाता है। तो बेसिकली ये 4 टाइप हैं हमारे बाउल ऑब्स्ट्रक्शन के, जिसकी वजह से हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ सकती है। अच्छा, फिर ये कह रहा है कि 3 कॉज़ ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, बेसिकली ये भी उन्हीं 3 चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ कर रहा है, ठीक है? जो हमने पहले पढ़ी, वही कह रहा है। ये देखें, अगर आप देखें ए टाइप में, तो वो क्या कह रहा है कि इंटरसेप्शन मतलब एक ऑर्गन जो है ना, वो किसी सॉरी ऑर्गन नहीं, इंटेस्टाइन का एक पार्ट दूसरे इंटेस्टाइन के अंदर चला गया है। अगर आप एरो को देखें, तो वो उसको अंदर लेके जा रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें यहाँ से नहीं गुज़र पाएँगी, फिर यहाँ में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है। उसके अलावा वॉल्वुलस जो हमने पढ़ा, तो ये काउंटर क्लॉकवाइज़ मतलब इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। और इसके अलावा हर्निएशन जो हमने पढ़ा कि मतलब एक ऑर्गन अपनी ओरिजिनल शेप को छोड़ के, ओरिजिनल लोकेशन को छोड़ के किसी दूसरे ऑर्गन के लोकेशन में चला जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? हर्निएशन कहते हैं। ठीक है? तो ये तीनों कॉजेज़ हमने पढ़े। इसके अलावा अगर हम सिम्पटम्स की बात करें, तो सिम्पटम्स में ये चीज़ आ रही है कि वेरी डिपेंड ऑन लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन एंड स्पीड ऑफ डेवलपमेंट। ये मतलब ये वेरी कर रहा है सिम्पटम्स के हवाले से, मतलब डिफरेंट सिम्पटम्स होते हैं। लेवल ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन कितनी है आपकी, पार्शियल लेवल है या फिर लो लेवल है, तो उसके हिसाब से मतलब हमें सिम्पटम्स नज़र आ रहे होते हैं। लाइक हमें क्रैम्पिंग होती है, बिल्कुल जिस तरह सीवियर पेन नहीं होते हमारे एब्डोमेन में, वो होता है हमें, या फिर कोलैक्टली एब्डोमिनल पेन होता है, ठीक है? और इसके अलावा इंटरमिटेंट। अब इंटरमिटेंट क्या है कि मतलब ये होता है कि आपको कंटिन्यूअसली पेन नहीं होता, या फिर रेगुलरली भी नहीं होता, कभी होता है या फिर कभी नहीं होता, इस तरह की चीज़ें होती है। इंटेंसिफाइंग मतलब बिल्कुल सीवियर चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है? और इसके अलावा वोमिटिंग वोमिटिंग होती है आपको, प्रॉक्सिमल इंटेस्टाइनल डिस्टेंशन स्टिमुलेट वोमिटिंग सेंटर, साइन ऑफ डिहाइड्रेशन। वोमिटिंग की वजह से ज़ाहिर-सी बात है डिहाइड्रेशन होगी, क्योंकि ज़्यादातर हमारे बॉडी के अंदर एक तो फ्लूइड बाहर निकल रहा है, ठीक है? मतलब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है, उसके अलावा उनमें जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, वो भी चीज़ें बाहर आ रही हैं वोमिटिंग के थ्रू, क्योंकि चीज़ें हमारे इंटेस्टाइन में नहीं जा रही, वहाँ पे उनकी एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो रही, तो जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। अच्छा, और इसके अलावा अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें, तो हाइपोवोलेमिया होगा एंड कोलिनिक शॉक। हाइपोवोलेमिया में ये चीज़ आ जाती है कि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड या फिर जो फ्लूइड होता है उसकी क्वांटिटी बिल्कुल लो हो जाती है, ठीक है? हाइपोवोलेमिया में ब्लड के अंदर जो हमारे फ्लूइड की क्वांटिटी होती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। और इसके अलावा अगर हम हाइपोवोलेमिक शॉक की बात करें, तो ये भी उसी चीज़ में आ जाता है, मतलब आपकी चीज़ें बिल्कुल डाउन हो जाती हैं, कैन रिजल्ट इन मल्टीपल ऑर्गन डिसफंक्शन, जिसकी वजह से आपके बहुत सारे ऑर्गन हैं वो अपने नॉर्मल फंक्शन को मतलब नहीं कर पाएँगे। उनमें एब्नॉर्मैलिटी आ जाएगी, लाइक एक्यूट रीनल फेलियर, आपका जो किडनी फंक्शन है उनके ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है। उसके अलावा इम्पेयर्ड वेंटिलेशन, आपकी ब्रीथिंग के ऊपर भी इफ़ेक्ट पड़ सकता है, और उसके अलावा इवन आपकी डेथ भी हो सकती है। उसके अलावा गैंग्रीन बन जाएँगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्योंकि उनके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगी। गैंग्रीन क्या है, बेसिकली हमारे सेल बॉडी की जो है ना वो डेथ हो जाती है। उसके अलावा परफ्यूजन हो जाएगी इंटरनली, कोई चीज़ जो है ना परफ्यूजन, तो आपको समझ में आ रहा है कि वहाँ पे कोई होल बन जाता है, ठीक है? तो उसमें चीज़ें बाहर निकलना आ जाती हैं, फिर ये पेरिटोनियल कैविटी में हमारा फ्लूइड चला जाता है, जो हमने पहले भी पढ़ा था, जिसकी वजह से हमें पेरिटोनाइटिस भी हो सकता है। और इसके अलावा पॉसिबल सेप्टिक शॉक, लाइक ये एक जो है ना लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जहाँ पे आपके बीपी बिल्कुल लो हो जाता है, बिल्कुल सीवियरली लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको डेथ हो सकती है।
ठीक है? और ये बीपी लो क्यों होता है? किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है या किसी और चीज़ के भी वजह से हो सकता है, लाइक इंजरी हो, ट्रॉमा हो, तो उसकी वजह से भी ये चीज़ हो सकती है। इसके अलावा डिले इन सर्जिकल इंटरवेंशन लीड टू हाई मोर्टालिटी रेट। अगर आप सर्जरी को बिल्कुल डिले कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो आपका जो पेशेंट है वो मतलब हाई रेट मोर्टालिटी रेट, मतलब उसमें ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो उनकी डेथ भी हो सकती है, मतलब ये रेशोज़ आ रहे होते हैं। अच्छा, फिर अगर हम लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, लार्ज इंटेस्टाइन में ओनली अकाउंट फॉर 50% ऑफ द ऑब्स्ट्रक्शन, उसमें 50% ऑब्स्ट्रक्शन होती है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन ये डिसऑर्डर हमें ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में नज़र आ रहा होता है। कॉजेज़ इंक्लूड कैंसर ऑफ बावल, या फिर ये किसी बावल के अंदर कैंसर हो जाती है तो उसकी वजह से होता है। उसके अलावा डायबिटिकुलर डिज़ीज़, डायबिटिकुलाइटिस, ये भी ज़्यादातर हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाती है, वहाँ पे स्मॉल पाउचेज़ बन जाते हैं हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है? तो ये भी हम जब हम लार्ज इंटेस्टाइन के डिसऑर्डर पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर आ जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमें इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। अगर हम मैनिफेस्टेशन की बात करें तो आपको डीप पेन होगा, क्रैम्पिंग होगी, मतलब क्रैम्पिंग इस तरह कहते हैं कि मतलब सीवियर पेन होता है, एब्डोमिनल पेन, और इसके अलावा सीवियर कंटीन्यूअस पेन, सिग्नल बाउल इस्कीमिया, जिसकी वजह से आपके बाउल इस्कीमिया, इंटेस्टाइनल में ब्लड जो है ना ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, एंड पॉसिबल परफोरेशन परफोरेशन हो सकती है, यानी कि आपके इंटेस्टाइन में होल हो सकता है जहाँ से फिर मटेरियल बाहर हमारे पेरिटोनियल कैविटी में भी आ सकते हैं। लोकलाइज्ड टेंडरनेस और पल्पेट मॉस में भी नोटेड, वहाँ पे आपको कुछ टेंडरनेस नज़र आ सकता है या फिर कोई मॉस, एब्नॉर्मल मॉस बढ़ गया हो पल्पेट की वजह से नज़र आ रहा हो, तो वो चीज़ अगर आपको नज़र आ रही है तो वो भी आपने नोट करनी है, लेकिन ये हमारे सिम्पटम्स में आ रही हैं चीज़ें। अच्छा, फिर अगर हम कोलैबोरेटिव केयर की बात करें, तो रिलीविंग प्रेशर एंड ऑब्स्ट्रक्शन, आपने प्रेशर को रिलीव करना है, ठीक है? और ऑब्स्ट्रक्शन को भी ख़त्म करना है। और इसके अलावा सपोर्टिव केयर, लाइक आपने पेशेंट के जो है ना न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट, उनको मेंटेन रखना है, उनको ड्रॉप नहीं होने देना। तो ये चीज़ें हमने करनी है। और इसके अलावा अगर हम डायग्नोस्टिक टेस्ट की बात करें तो एब्डोमिनल एक्स-रे एंड सीटी स्कैन विथ कंट्रास्ट मीडिया, मतलब कंट्रास्ट क्या है, जो हमने पहले भी पढ़ा था कि एक मटेरियल होता है, केमिकल होता है, जो हमने पेशेंट को ओरली ड्रिंक करवाते हैं, फिर वो जहाँ-जहाँ पास आउट होता है तो हम एक्स-रे मशीन के थ्रू देखते हैं कि पेशेंट के अंदर कहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, तो इसके थ्रू हम ये चीज़ फाइंड आउट कर पाते हैं। उसके अलावा लेबोरेटरी टेस्टिंग टू इवैल्यूएट फॉर प्रेशर ऑफ इन्फेक्शन, हम लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं जहाँ पे हम किसी प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन को देखते हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं जिसकी वजह से ये ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो। एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट तो इम्बैलेंस नहीं हुआ, ऊपर-नीचे तो नहीं हुए। डब्ल्यूबीसी सीरम, एनालाइज़, ऑस्मोलैरिटी, इलेक्ट्रोलाइट, आर्टियल ब्लड गेज, ये सारी चीज़ें हम लेबोरेटरी टेस्ट के थ्रू फाइंड आउट करते हैं कि पेशेंट के अंदर किस चीज़ की कमी है, जिसकी वजह से ये चीज़ हमें हो रही है। अच्छा, उसके अलावा बेरियम एनीमा और कोलोनोस्कोपी या सिग्मोनोस्कोपी टू आइडेंटिफाई लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, फिर हम कोलोनोस्कोपी या फिर सिग्मोनोस्कोपी यानी पेशेंट के रेक्टम के थ्रू एक कैमरा इंसर्ट करते हैं, अंदर डालते हैं। फिर हमें पता चल जाता है कि हमारे इंटेस्टाइन के अंदर, पेशेंट के इंटेस्टाइन के अंदर कहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन है, फिर वो चीज़ हम इज़िली फाउंड आउट कर पाते हैं। अच्छा, और उसके अलावा हम अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिकम्प्रेशन की बात करें, इसमें चीज़ें कह रहा है कि ट्रीटमेंट विथ नेज़ोगैस्ट्रिक और लॉन्ग इंटेस्टाइनल ट्यूब प्रोवाइड बाउल रेस्ट एंड रिमूवल ऑफ एयर एंड फ्लूइड। ऐसा जब हम सर्जरी वगैरह करते हैं तो पेशेंट को जो है ना एनजी ट्यूब वगैरह लगा देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है ना वो जब भी वोमिटिंग करेगा तो ओरली नहीं करेगा, वो इस ट्यूब के थ्रू करेगा या फिर एयर बाहर निकालेगा, तो ये सर्जरी के थ्रू मतलब कुछ डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, तो उसकी वजह से हम एनजी ट्यूब लगाते हैं। सक्सेसफुली रिलीव्स मैनी पार्शल एंड स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, समटाइम ये जो पार्शल ऑब्स्ट्रक्शन है वो मतलब इजीली ठीक हो सकते हैं, स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन जैसे हम कह सकते हैं, ठीक है? अच्छा, फिर अगर हम सर्जरी की बात करें तो प्री ऑपरेटिव केयर, मतलब ऑपरेशन से पहले, सर्जरी से पहले हमें पहले क्या करना चाहिए? इंसर्शन ऑफ नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब टू रिलीव वोमिटिंग, जो मैंने पहले भी कहा कि आपने एंटी ट्यूब लगानी है जिसकी वजह से वोमिटिंग वगैरह पेशेंट नहीं करेगा, अगर करेगा भी तो वो इस ट्यूब के थ्रू चला जाएगी। एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है?
तो ये चीज़ हम देखेंगे पेशेंट का जो एब्डोमिनल है उनके अंदर कोई इंक्रीज़ साइज़ तो नहीं हुई एंड प्रिवेंट एस्पिरेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल कंटेंट। हम पेशेंट को मतलब प्रिवेंट करेंगे मतलब कोई उनकी एस्पिरेशन ना हो, जो मटेरियल है वो बाहर ना आ जाए, तो उसको भी हम प्रिवेंट करते हैं। रिस्टोर फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड और उस इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस मेंटेन रखते हैं आईवी फ्लूइड के थ्रू, ठीक है। उसके अलावा लेप्रोटोमी हम करते हैं, इंसेप्शन ऑफ द इंटेस्टाइन एंड रिमूवल ऑफ द इन्फेक्टेड और गैंग्रियस टिश्यू। फिर हम वो करते हैं मतलब पेशेंट की जो है ना वो ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन का वो हिस्सा जहाँ पे हमें ऑब्स्ट्रक्शन नज़र आई हो, लाइक यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये ऑब्स्ट्रक्शन हमें नज़र आ रही है, तो यहाँ पे पेशेंट को क्या करते हैं, उस पार्ट को कट करते हैं, फिर उन दोनों को हेल्दी एंड रीअटैच मतलब इन दोनों को मिलाते हैं, रिमूव ऑफ द अफेक्टेड बाउल यहाँ से रिमूव करते हैं, हेल्दी हेल्दी एंड को अटैच करते हैं, फिर क्या कहते हैं डिजीज पार्ट ऑफ स्मॉल बाउल रैंडम, दोनों पार्ट में क्या कहते हैं हम मतलब कट कर रहे हैं, लेकिन बीच वाले से हम क्या कर रहे हैं उनको मिला रहे हैं। तो इस तरह का प्रोसीजर हम करते हैं इसमें, ठीक है। और उसके अलावा रिमूवल ऑफ कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, वो चीज़ जिसकी वजह से हमें ऑब्स्ट्रक्शन हुई हो, वो हम बाय सर्जरी पेशेंट से रिमूव करते हैं, मतलब बाहर निकाल देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर जो ऑब्स्ट्रक्शन थी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वो ख़त्म हो जाती है, फिर ईज़िली चीज़ें जो है ना पास आउट होने लगती हैं, अपनी नॉर्मल फंक्शन की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। फिर अगर हम नर्सिंग केयर की बात करें, तो उसमें कह रहा है कि प्रिवेंशन इंक्लूड हेल्दी डाइट, फ्लूइड इनटेक, आपने पेशेंट को हेल्दी डाइट देनी है और उसके अलावा फ्लूइड इनटेक करवाना है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोलाइट कम हो रहे हैं डिहाइड्रेट होने की वजह से, उन्हें ज़्यादा फ्लूइड देना है। फिर उन्हें एक्सरसाइज करनी है स्पेशली इंक्लाइन विद रिकरेंट स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन, उन्हें एक्सरसाइज करें ताकि मसल्स में थोड़ी बहुत मूवमेंट आ जाए और वो नॉर्मल अपने साइज़ में आ जाएँ। अगर नर्सिंग डायग्नोज की बात करें, डेफिशिएंट फ्लूइड वॉल्यूम, वो अगर कम हो गया तो उसको मेंटेन करेंगे। इनसफिशिएंट टिश्यू परफ्यूजन हो जाएगा, गैस्ट्रेशनल इन इन इनफेक्टिव ब्रीथिंग पैटर्न, मतलब आपका जो ब्रीथिंग पैटर्न है, नॉर्मली मतलब जो होता है ब्रीथिंग पैटर्न 12 टू 20% होता है, ठीक है, नॉर्मल बंदे का। तो ये आपका बढ़ जाएगा या फिर कम हो जाएगा, तो इसको भी मेंटेन रखना है। अगर होम केयर की बात करें तो होम केयर में आपने रेफर एज़ इंडिकेटेड, आपने पेशेंट को ऐसे रेफर करना है जैसे उसको ज़रूरत हो, लाइक टीचिंग अबाउट साइन ऑफ रिकरेंट ऑब्स्ट्रक्शन। अगर अब सर्जरी के बाद कोई मतलब ऑब्स्ट्रक्शन हो रही हो, तो आपने पेशेंट को बताना है कि क्या-क्या साइन हो सकते हैं उसके। आपको पेन होगा हो सकता है, या फिर आपका जो यूराइन है वो भी पास आउट नहीं होगा। अगर इस तरह की कंडीशन हुई तो आपने हमें दोबारा मतलब बताना है, पेशेंट को इस तरह बतानी है। एंड सीकिंग मेडिकल अटेंशन, उसके अलावा मेडिकल अटेंशन के बारे में बताना है कि आपने किस तरह मेडिसिन टाइमली लेनी है, तो ये भी पेशेंट ने आपने बताना है। फिर फाइनली हमारे वही चीज़ आ जाती है कि हम उस चीज़ को कट करते हैं जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है, फिर उन दोनों हेल्दी पार्ट को हम एंड से मिला देते हैं, जिसकी वजह से हमारा नॉर्मल जो पैटर्न है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, यानी कि हम पहले के जैसे बन जाते हैं। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा यहाँ पे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ख़त्म होता है, एंड होता है। तो जो भी चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, होपफुली बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, क्योंकि क्लियरली मैंने बता दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेरी हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही, तो आप इज़िली मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर लिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, बाय बाय।